नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष चाय पर बुलाया है में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर आमंत्रित किया है। ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को फोन करके बुलाने के पीछे मकसद जीएसटी बिल पर सहमति बनाने की कवायद है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पीएम का ऐसा करने के पीछे संसद को निर्बाध रूप से चलाना मकसद है। वैसे जीएसटी बिल पर कांग्रेस का भी कहना है ये बिल उन्हीं की पार्टी लाई थी, लेकिन पिछले सत्र के हश्र के बाद सरकार इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मानसून सत्र में कुल 8 बिल लोकसभा में और 11 राज्यसभा में लंबित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जमीन अधिग्रहण से जुड़े बिल तो संसद की समितियों के पास ही रुके हैं। जी हां, यही हमारा आज का विशेष चाय पर बुलाया है। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन किस तरह की आज दिन भर की कवायद रही है। प्रधानमंत्री ने फोन लगाया और फोन पर आमंत्रित किया, और ये सारी चीजों के पीछे मकसद क्या है, कवायद क्या है, सोच क्या है, किस तरह से लोकसभा का ये शीतकालीन सत्र चलेगा, इन सारी चीजों पर क्या कुछ हो रहा है, एक बार देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। संसद सत्र के दूसरे दिन भी संविधान पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को फोन कर चाय पर बुलाया। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जीएसटी बिल को लेकर सहमति बनाना चाहते हैं और इसी सत्र में बिल को पास करवा लेना चाहते हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि संसद ठीक से चले, इसलिए पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कल कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी को टेलीफोन किया है। पार्लियामेंट ठीक तरह से चले इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा को कहा है। जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के आला नेताओं को चाय पर बुलाया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जीएसटी पर अपना पक्ष रखा है। राहुल ने कहा कि जीएसटी हम लाए थे, जीएसटी से लोगों को फायदा होगा, हम बिल पास कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गरीबों पर टैक्स न लगे। हमारे डिफरेंसेस भी हैं बीजेपी की पोजीशन से। तीन मेन डिफरेंसेस हैं, और उसमें हम टैक्स पे कैप डालना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि गरीब लोगों के ऊपर टैक्स ना लगे, और हम उसके ऊपर एक छत सी लगाना चाहते हैं। तो ये फर्क है, मगर हम जीएसटी लाए हैं और हम पास कराना चाहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं जीएसटी बिल है क्या। प्रपोज्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1947 के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। जीएसटी बिल का मतलब है कि अलग अलग टैक्स खत्म कर उनकी जगह एक ही टैक्स सिस्टम लागू करना। जीएसटी लागू होते ही सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई, वेट जैसे अलग अलग सेंट्रल और लोकल टैक्स खत्म हो जाएंगे। इससे पूरे देश में एक प्रोडक्ट लगभग एक जैसी ही कीमत पर मिलेगा। पिछला संसद का मानसून सत्र पूरी तरह से हंगामे की भीड़ चढ़ गया था। इसके चलते कुल 8 बिल लोकसभा में और 11 राज्यसभा में अटके हैं। जीएसटी और जमीन अधिग्रहण से जुड़े बिल तो संसद की समितियों के पास ही फंसे हैं। शायद यही कारण है कि पीएम मोदी विपक्ष से चर्चा करके जीएसटी बिल को पास कराना चाहते हैं। न्यूज वर्ल्ड है। तो आइए इसी विषय पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश शर्मा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार पीटीआई के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट के अग्निहोत्री जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राकेश जी, प्रधानमंत्री ने आखिर सोनिया गांधी को फोन किया और चाय पर बुला ही लिया। अब चाय पर बुलाया है तो इसकी चर्चा भी होगी। पहले क्यों नहीं बुलाया, देर क्यों कर दी, ये बुला लिया, बड़ी बात की, ऐसी बहुत ढेर सारी चर्चा होगी। मकसद लोकसभा और राज्यसभा को निर्बाध रूप से, सकारात्मक रूप से चलाने का ही है। क्या कहेंगे आप?
देखिए रिजवान भाई, भारतीय जनता पार्टी की पहली पहल नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत में योग दिवस मनाया गया था और दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, उसमें भी माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी दोनों को आमंत्रित किया था कि आप जो योग दिवस हो रहा है उसमें आप भी शामिल हों और आप भी उसमें शिरकत करें। इसी तरह अब लोकसभा अच्छी तरह से चल सके, निर्विघ्न रूप से चल सके, जो बिल अटके हुए हैं उस पर बात हो सके और मिलजुल कर इस देश को तरक्की की राह पे ले जाया जा सके, इसलिए ये चाय पे आमंत्रित किया है। मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है और इससे कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते आगे के लिए निकलेंगे और ये जो देश एक तरक्की की राह पे अब आ गया है उसको और आगे तरक्की पे जाने के लिए ये रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल, कुणाल आप क्या कहेंगे इस रूप से एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार की दिशाहीन अभी आर्थिक तरक्की और आर्थिक स्थितियां और परिस्थितियां देश की हो गई है, उसे साथ में लाने के लिए कांग्रेस को साथ में लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस जीएसटी बिल के ऊपर चर्चा की बात चल रही है कि जीएसटी को यहाँ पे रोका गया है, या जो बातें चल रही है कि पहले सदन सही नहीं चले, सत्र जनता की भलाई के लिए होंगे, तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस पूरी ताकत के साथ साथ है। पर जिस सत्र में अगर किसानों का भू अधिग्रहण कानून जैसा पिछले सत्र में हुआ था कि उसके ऊपर इस प्रकार से लगा रहे थे जैसे अडानी और अंबानी के हिसाब से देश चलाना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं चीजों का विरोध, जीएसटी का बिल्कुल विरोध कांग्रेस का नहीं है। स्पष्ट है उसमें 3-4 जो सुधारों की जरूरत है, 3 महत्वपूर्ण सुधार है जो राहुल जी ने भी कहा कि ना तो गरीबों पर टैक्स लगे और टैक्स भी उस लेवल का लगे, कहीं ना कहीं लोअर और अपर लिमिट सेट करना जीएसटी बिल के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए। तो अच्छा है, महत्वपूर्ण है, इस देश को दिशा मिले, क्योंकि मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के नहीं विश्व के सबसे बड़े आर्थिक उसमें आते हैं, उदारीकरण दौड़ के व्यक्तित्व आते हैं। राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में पिछली यूपीए सरकार में जितना देश ने तरक्की करी, उस तरक्की को आगे कैसे ले जाएगा बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत को पिछली बार मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी और राहुल जी नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं उस तरफ ये पहल है तो बेहतर है। पर इस बिल के ऊपर क्या सुधारवादी रवैया जो कांग्रेस देती है उसको अपनाते हैं या हठधर्मिता अपनाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। चाय की चर्चा पे क्या निकल के आता है ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी कई चर्चाएं हुई पर भू अधिग्रहण कानून के ऊपर पहले सहमति नहीं बनी, फिर आखिरी में वापस उन चीजों को लेना पड़ा, क्योंकि देश के हित में जो चीज रहेगी उसी पे कांग्रेस हमेशा अडिग रहेगी, चाहे चाय पे चर्चा हो चाहे पानी पे हो। पर महत्वपूर्ण यह है कि उससे देश के व्यक्तियों का क्या भला निकलता है, लोगों का क्या भला निकलता है, महत्वपूर्ण यही है। के ज्योति साहब, आपने दोनों की बातें सुनी, आमंत्रण भी है और मौका भी और दस्तूर भी है, अब आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? मुझे लगता है रिजवान भाई पहल बहुत अच्छी है और ऐसा नहीं कि ये पहल पहली बार हुई है, इससे पहले भी ऐसी कोशिशें होती रही हैं और सकारात्मक बात यह है कि कोशिश की जा रही है कि संसद चले, क्योंकि पिछला मानसून सत्र जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया उस तरह से अभी भी राजनीतिक विश्लेषकों को तो ये अनुमान है कि यह सत्र भी शायद न चल पाए, क्योंकि देश में जो एक इंटॉलरेंस और टॉलरेंस पर जो बात चल रही है उस पर कांग्रेस पार्टी ने संसद लोकसभा में एक चर्चा के लिए अपना नोटिस दिया हुआ है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन कुछ बिल जो बड़े प्रतिष्ठा के हैं, हालांकि जीएसटी बिल कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने जब ये लेकर के आई थी और यहाँ बीजेपी का शासन था मध्य प्रदेश में, तो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे हमारे राघव जी भाई, उन्होंने अपने बजट भाषण में जीएसटी का भरपूर विरोध किया और बड़े अच्छे काफी तर्क देकर के विरोध किया कि ये जीएसटी इसलिए हमारे प्रदेश के लिए, राज्यों के लिए, क्योंकि इनके जो क्षतिपूर्ति वाला जो मामला था, जो एक समान कर पूरे देश में लागू होने हैं और मध्य प्रदेश या दूसरे स्टेट्स में जो कर हैं उससे जो उनको नुकसान होने वाला था उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, ये सारे फार्मूलों की बात थी। और आज राहुल गांधी जी ने भी कहा वो उस पर जीएसटी पे एक छत चाहते हैं ताकि वो गरीबों को उससे बचाया जा सके, और या जो भी उसका स्वरूप अभी सामने नहीं आया। और रिजवान भाई, जिस समय आपका ये कार्यक्रम चल रहा है उस समय वहां पर दिल्ली में जरूर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चाय पर चर्चा कर रहे होंगे, और चाय पर चर्चा में क्या बात सामने निकल के आती है ये आप बहुत अच्छी तरह बता सकेंगे करेंगे कि वो सारी चीजें बताएं कि वहाँ क्या चर्चा हुई, क्या हुई। अगर हमारे इस कार्यक्रम के दौरान वो बातें वहाँ से निकल कर आई तो जरूर हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे।
राकेश शर्मा, जिस तरह से कुछ चीजें, राघव जी भाई की भी बात आई, मध्य प्रदेश सरकार का क्या रुख था जब केंद्र सरकार लाई थी इसको, उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस समय जिन जिन आशंकाओं की बातचीत हो रही थी, जैसा कि अग्निहोत्री भी कह रहे हैं, और गंभीर रूप से उन आशंकाओं की बात हो रही है। अलग अलग राज्य में अपना अपना तरीका है, कई तरह के टैक्स लगाते हैं स्थानीय स्तर पर, और ये अधिकार भी है उन राज्यों को अपनी प्रगति और अपने लोगों को कई तरह से उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए। तो ये सारी चीजें अब जीएसटी, चूंकि अब मध्य प्रदेश केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, तो शायद वो आप उस तरह से कह भी नहीं पाएंगे अब। तो अगर ये सारी चीजों के बाद आप अब आखिर जीएसटी पर लगभग निर्णय होने की स्थिति है, लेकिन वही जो छत की बात हो रही है, या कुणाल जो 3 चीजों की बात कर रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए रिजवान भाई, माननीय अग्निहोत्री साहब ने जो बात उठाई कि जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मतलब यूपीए के शासनकाल में ये बिल जब मध्य प्रदेश में भाजपा शासनकाल में आया, तो तत्कालीन वित्त मंत्री राघव जी भाई ने इसमें कई कमियां गिनाई। ये जो अभी नया बिल जो केंद्र में आया है जीएसटी, उसमें राज्यों से पहले सलाह ली गई है और राज्यों को क्या तकलीफ है, उन तकलीफों को उसमें से दूर किया गया है, और राज्यों को कैसे सीधे राहत मिले, जनता को कैसे राहत मिले, इसके लिए पूर्ण रूप से उसमें परिवर्तन किए गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश में जो आज सरकार चल रही है वो गरीबों के लिए चल रही है। जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, वो गरीबों को देखते हुए चला रही है। और हमारी सरकार ये विश्वास दिलाती है कि गरीबों को किसी तरह की तकलीफ नहीं आने देगी। एक बात और निकल के आई कि के अग्निहोत्री साहब ने कहा कि इंटॉलरेंस के बारे में आजकल चर्चा हो रही है, तो मुझे एक बात अच्छी लग रही है कि पहले आप जब चैनल खोलते थे तो 2G, कोयला और अन्य घोटाले की बात होती थी। आजकल कम से कम देश में घोटालों की बात तो बंद हो गई है, और आजकल टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात हो रही है। कम से कम हमारे देश ने इतनी तरक्की तो कर ली कि भ्रष्टाचार के दलदल से देश बाहर आ गया। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। सामाजिक ताना बाना तो खराब। देखिए, सामाजिक ताना बाना, मैं ये पूछना चाहता हूँ अग्निहोत्री साहब, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, आज तक आपसे कोई बात कहने से किसी ने रोका क्या? आप चैनल पे आके जो बात कहते हैं उस पर किसी ने आपत्ति व्यक्त की? मुझे एक बात लगता है, जब देश अच्छी तरह से पटरी पे चल रहा है, सुधार की तरफ चल रहा है, तो कुछ बुद्धिजीवी जो नहीं चाहते थे कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा किया। राकेश जी, आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक मुकेश कुमार जी टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कैसे आप देख रहे हैं, आखिर प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को बुला ही लिया, चाय पर बुलाया, और प्रधानमंत्री का तो चाय से तो बहुत गहरा नाता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए रिजवान साहब, ये जो लचीलापन और विनम्रता दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी और सरकार ने, ये एक मजबूरी की वजह से है। 1.5 सालों में चूंकि केंद्र सरकार के पास उपलब्धियों के रूप में गिनाने को कुछ भी नहीं है, वो लगातार हर मोर्चे पर असफल साबित हो रही है, तो अब ये अगर जीएसटी के मामले को भी वो सिरे नहीं चढ़ा पाई तो ये उसके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ये एक व्यवस्था है सरकार की कि विपक्ष को, अब ये काम चाहते प्रधानमंत्री तो पिछले सेशन में भी कर सकते थे और इतना वक्त बर्बाद नहीं होता। 2 सेशनों के बीच में, सत्रों के बीच में बातचीत के लंबे दौर हो सकते थे और समस्या को सुलझाया जा सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। अब जबकि बिहार के चुनाव के बाद और खास तौर पर इंटॉलरेंस के मुद्दे पर सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, तो उसे लग रहा है कि उसे अपना रवैया बदलना पड़ेगा, और ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र का तकाजा है। और अगर सरकार अपना रवैया बदल रही है बदलती, तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। मतलब एक सवाल यहाँ ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, वो ये कह रहे थे कि देखिए इस समय बात सहिष्णुता असहिष्णुता की हो रही है, 2G, 3G, 4G, कोयला और इस तरह की चीजों पर, इनके भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। देश में चर्चा कुछ दूसरे तरह की हो रही है और भ्रष्टाचार इतने दिनों में नहीं हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस बात? मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब मैं ये सुन रहा था कि अब भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है, अब इंटॉलरेंस की बात होती है। दोनों ही समाज के लिए, देश के लिए उतने ही घातक हैं। अगर भ्रष्टाचार कांग्रेस का इस पैमाने पर फैला था और लगातार
देश के विकास प्रभावित हो रहा था, सरकारी खजाने को चोट पहुंच रही थी, तो वो बहुत ही नकारात्मक बात थी देश के लिए। लेकिन उससे कम नकारात्मक बात ये नहीं है कि देश में सहिष्णुता का माहौल खराब हो गया है, उसकी देश और दुनिया में चर्चा हो रही है और उस पर उसकी वजह से देश के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो विदेशी पूंजी का सवाल है वो आने से कतरा रही है कि क्या पता हिंदुस्तान में किस तरह की स्थितियां आगे चलकर बनेंगी। जिस तरह एक सवाल मेरा आपसे और है, आखिरी सवाल है कि आप कैसे देखते हैं इस बैठक के बाद क्या सौहार्दपूर्ण ढंग से, निर्बाध रूप से संसद और बेहतर ढंग से चलेगी? आप कैसी आशा करते हैं और आप इसमें देखते क्या है? देखिए, ये पूरी जो चीज है केवल विपक्ष और सरकार के बीच तालमेल का मसला है, और लेकिन जीएसटी उसका केवल एक हिस्सा है, एक पहलू है। जीएसटी पर सहमति बने ये कांग्रेस भी चाहती है, कांग्रेस का प्रपोजल ही था इनिशियली, उसको बीजेपी की ही राज्य सरकारों ने खारिज भी किया था। चलिए, उसमें कोई कमी रही होगी, उसे आपने दुरुस्त किया। अभी भी कुछ कमियां हैं जिनके तरफ कांग्रेस इशारा कर रही है, अब उसे भी दूर कर दे और अगर ये जीएसटी का बिल पास हो जाता है, लागू होता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इससे ये अर्थ निकालना कि जो सत्र के में दूसरे मुद्दे उठने हैं उनमें कोई किसी तरह का परिवर्तन आ जाएगा या विपक्ष का रवैया बदल जाएगा, वो लचीला हो जाएगा, या केंद्र सरकार टॉलरेंस के सवाल पर राजनाथ सिंह ने जिस तरह से बयानबाजी की है अम्बेडकर के मसले पर टॉलरेंस को लेकर, वो इतनी आपत्तिजनक है। उसको देखकर नहीं लगता कि सरकार दूसरे मसलों पर भी एक सकारात्मक रवैया अपनाने की तरफ बढ़ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि जीएसटी का मसला अगर सुलझ भी जाए तो बाकी मुद्दों पर टकराव का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल मुकुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल, मैं आपसे पूछूंगा राकेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ उन सारे मसलों पर। जी कुणाल, आप क्या कहेंगे? राकेश जी कुछ बातें आपने भी सुनी। बड़ी अच्छी बात राकेश जी ने कही कि बिल्कुल घोटालों पे बात नहीं हो रही, क्योंकि 200-500 करोड़ के घोटाले जो होते हैं कि चिक्की घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के घोटाले हो, ये तो कहीं घोटाले है ही नहीं। मतलब जो 1.5 साल के अंदर आए मेरे ख्याल से, तो बेसिक और अच्छी बात है अगर इन्हें घोटाले नहीं मानते हैं तो। दूसरी चीज, इस देश के अंदर सहिष्णुता बातों को जिस प्रकार से इस हिंदुस्तान के विद्वानों ने अगर ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं उसको गलत ठहराने की बजाय अगर सरकार उनको गंभीरता से लेते हुए उन चीजों को सुधारवादी रवैया अपनाती तो बेहतर होता। पर बीजेपी के सभी लोग जिस प्रकार से उस पर लगे कि जो चिंता उन्होंने व्यक्त की, अगर इस हिंदुस्तान के बड़े वरिष्ठ लोगों ने अगर इस प्रकार की चिंता व्यक्त की है, तो कहीं आपकी विचारधारा के लोग हैं, किसी की भी विचारधारा देखिए, साहित्यकार देखिए, कई कुछ छोटे मोटे कवि उनके ऊपर आपत्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े बड़े साहित्यकारों को आप नकार देंगे। इस देश में अगर मेडल वापस कर रहे हैं सेना के वो बड़े बड़े व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर आप नकारते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है और आपको उसको गलत ठहराना, किस विचारधारा के किसी भी विचारधारा के हो, पर इस देश के आम नागरिक और प्रसिद्ध आम भी खास नागरिकों की बात करूंगा कि वो खास नागरिक है, उन्होंने अगर इस चीज के ऊपर चिंता व्यक्त करी है। राकेश शर्मा, आप क्या कहेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, देश पूरे मामले में, पूरे विषय पर देश की जवाबदारी हमारे ऊपर है। अगर देश में कोई भी घटना होती है तो हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। मेरा एक निवेदन है कि कुणाल चौधरी जी जिन लोगों की बात कर रहे हैं, आप पूरा इतिहास को उठा के देख लें कि इनने जब चुनाव चल रहे थे, इन सभी लोगों ने मोदी जी के खिलाफ एक दस्तावेज साइन करा था और कहा था कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन बुद्धिजीवियों के कंधे पर बैठकर कांग्रेस पार्टी बंदूक चलाने का प्रयास कर रही है, वो बुद्धिजीवी पहले ही सामने निकल के आ रहे हैं, मोदी विरोधी के सामने मोदी विरोधी है। मालूम है आप अच्छे वक्ता, पर हमारे भी अच्छे वक्ता नहीं है, मुझे बोलने कांग्रेस की बात करते हैं, ये दूसरों को बोलने नहीं दे रहा है, ये कांग्रेस दिखाई दे रहा है। राकेश जी, अगर किसी को इस बात पर वो है मोदी को लेकर उनके मन में किसी तरह का पूर्वाग्रह भी है, उनके मन में ये सवाल था कि ये देश के लिए ठीक नहीं होंगे, फिर कहीं ना कहीं उनको वो बातें घर जो कर गई थी उनके मन में वही धीरे धीरे किन्हीं चीजों को लेकर वो साबित हो रही हैं, तो क्या उनको ये अधिकार नहीं है? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, जरा मुझे आप 2 ऐसी घटना बता दें कि जिसके कारण किसी को कोई तकलीफ हो रही है और किसी को देश में रहने में तकलीफ हो रही है, ऐसी 2 घटना आप मुझे बता दें। मैंने आपको उदाहरण दिया, एक कर्नाटक
जहां पे कांग्रेस का शासन है, एक उत्तर प्रदेश जहां समाजवादी पार्टी का शासन है। मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के भी शासन है, वहां पर कोई घटनाएं हो रही हो तो उसका जिक्र करके बता दीजिए आप। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, चलिए, देश में 60 राज करने वाले गरीबों की बात कर रही है, आज भी गरीबों की बात कर रही है। 10 साल तक लगातार केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, आज भी गरीबों की बात कर रही है। इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती है? मतलब अब आपकी सरकार अगर 10 साल रहेगी तो गरीब नहीं रहेगा देश में? नहीं, गरीब तो रहेगी, गरीबी मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। उसी के लिए कदम उठा रहे हैं। जनधन योजना में आज हमने गरीबों को बैंक की सीढ़ी चढ़ा, बैंक के अंदर घुसने की गरीब हिम्मत नहीं करते। शासनकाल में कैपिटलाइजेशन इंदिरा गांधी की देन है, उसी के बाद क्यों आज जनधन योजना की जरूरत पड़ रही है? अब आप लोगों को मैं रोकना चाहूंगा। राकेश जी, आप लोगों को पहले अलग चर्चा थी, चुनाव के बाद घर वापसी, धर्म परिवर्तन, पाकिस्तान चले, इसके अलावा चुनाव में आपको रोकना चाहता हूँ, चुनाव में आपको रोकना, आप सभी को रोकना चाहता हूँ मैं, आप सभी को रोकना चाहता हूँ। रुकिए, आप सभी को रोकना चाहता हूँ मैं। राकेश जी, आपने एक सवाल मुझसे किया है, मेरे साथ व्यक्तिगत क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं एक जवाब दूं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको एक मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो बात आप मेरी बात तो सुन लें, आप मेरी बात तो सुन लें। वो एक अलग विषय है, शायद मैं उसे शेयर भी नहीं करना चाहूंगा। बहुत ढेर सारी चीजें दुनिया में आपके साथ भी होती होंगी, मेरे साथ भी होती है, कुणाल के साथ भी होती होंगी, इसलिए कि जब हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, कभी कभी भाई भाई में ही मतभेद हो जाते हैं। ये कोई एक विषय, ऐसा विषय नहीं है। लेकिन अगर इसका जवाब ढूंढना है आपको, तो केके जी भी, मैंने भी, आपने भी, हम सब सोशल मीडिया को बहुत देख रहे हैं। इसका अगर हमको जवाब ढूंढना है तो मैं, आप, केके जी, हमारे दर्शक सभी जवाबदारी के साथ सोशल मीडिया खोल लें। बहुत आसान है, फेसबुक खोल लें, कुछ और नहीं करें। और किस तरह के लोग एक दूसरे के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं है। और इसको क्या कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इस पर हम फिर किसी दिन बहस करेंगे, लेकिन इसे हमें देखना पड़ेगा। और ये माहौल क्यों बन रहा है, ये हमारे आपकी सबकी चिंता का विषय है। हमारे इस कार्यक्रम, आप बोलेंगे केके जी कुछ कहना? एक दिन इसी पर एक कार्यक्रम, बिल्कुल इस पर एक कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, फिर करेंगे। एक बार पहले कर भी चुके हैं इस पर, फिर करेंगे। केके अग्निहोत्री आप हमारे साथ जुड़े, राकेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, कुणाल चौधरी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस हो यही रहा है कि बात चाय की भी हो, लेकिन असहिष्णुता कहीं ना कहीं चर्चा में आ ही जाती है कि नहीं, ये बहस का विषय है। लेकिन हर बार हर जगह ये मुंह बाएं हमारे सामने खड़ी है और इसके लेकर हमें चिंता करना चाहिए। और ऐसी कोई भी सवाल हो रहे हो तो उसका बेहतर ढंग से जवाब या निराकरण होना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।